चलिए, तो इससे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था कहां तक भाई, उसको देख लेते हैं। इससे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने यहां तक देखा था, कहां तक देखा था भाई, यहां तक। क्लियर। आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं ना, एलोट्रॉपी के बारे में देखेंगे। एलोट्रॉपी के बारे में देखेंगे, क्या देखना है गौर करिएगा थोड़ा सा। एलोट्रॉपी जो है, ऑल द एलिमेंट एक्सेप्ट बिस्मथ, ऑल द एलिमेंट एक्सेप्ट बिस्मथ सो एलोट्रॉपी। मतलब हमारे पास कौन कौन सा एलिमेंट था, याद करिएगा कल हमारे पास जो एलिमेंट था वो नाइट्रोजन था, फॉस्फोरस था, आर्सेनिक था, एंटीमनी था, बिस्मथ था और साथ में मॉस्कोवियम। ये एलिमेंट हमारे पास था। अब एलिमेंट्स में इतना में कहता है कि टोटल का टोटल एलिमेंट जो है वो आपको एलोट्रॉपी को दर्शाता है, किसको छोड़ के, बिस्मथ को छोड़ के। बिस्मथ को छोड़ के जितने भी एलिमेंट हैं सभी का सभी जो है वो एलोट्रॉपी को दिखाते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है। नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन एग्जिस्ट करता है, नाइट्रोजन दर्शाता है आपको, नाइट्रोजन जो है वो टू सॉलिड एलोट्रॉपी को दर्शाता है। कौन कौन, एक जो होता है वो कहलाता है अल्फा नाइट्रोजन और दूसरा जो होता है बेटा वो कहलाता है बीटा नाइट्रोजन। एक अल्फा नाइट्रोजन, दूसरा क्या, बीटा नाइट्रोजन। लेकिन कैसा अवस्था में, सॉलिड अवस्था में। किस तरह का अवस्था में, सॉलिड अवस्था में। अब आइएगा, फॉस्फोरस जो है, फॉस्फोरस का बहुत सारा होता है। फॉस्फोरस एग्जिस्ट इन मेनी एलोट्रॉपिक फॉर्म। कौन कौन, व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, ये तो वेल नोन है, स्कारलेट फॉस्फोरस, ठीक है, अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस, बीटा ब्लैक फॉस्फोरस एंड वायलेट फॉस्फोरस। हमको ये दो वेल नोन है। और रेड एंड वायलेट फॉस्फोरस इज ऑल्सो नोन एज क्या, हिटर्स, हिटरॉप्स फॉस्फोरस भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है। उसके बाद आते हैं आर्सेनिक में। आर्सेनिक इज नोन एज, मतलब आर्सेनिक के पास जो है तीन एलोट्रॉपिक फॉर्म होगा, ग्रे आर्सेनिक, येलो आर्सेनिक एंड ब्लैक आर्सेनिक। ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर है। तो अब गौर करिएगा, आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, इस स्लाइड में आपको ध्यान रखना है कि जितने भी एलिमेंट हैं उसमें बिस्मथ को छोड़ के बाकी सब के पास जो होता है एलोट्रॉपिक फॉर्म होता है। ठीक है, बिस्मथ को छोड़ के। तो क्वेश्चन बन सकता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, है ना, या व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैव डज नॉट एलोट्रॉपिक फॉर्म। मतलब वैसा कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसके पास एलोट्रॉपिक फॉर्म नहीं होता। तो आंसर क्या होगा, बिस्मथ। ठीक है बच्चा, क्लियर है ना, समझ में कुछ आ रहा है बात, बोलिए, समझ में आ रहा है ना। मतलब हमारे पास जो है जितने भी, मतलब हमारे पास जितने भी नॉन एलिमेंट हैं, कौन कौन नॉन एलिमेंट, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है, और जो भी नॉन एलिमेंट, आर्सेनिक, तो जो भी नॉन एलिमेंट हैं उसमें क्या है, बिस्मथ को छोड़ के बाकी सब का होता है। मॉस्कोवियम का तो बात ही नहीं कर रहे हैं हम, समझ गए ना। ठीक है, तो इसमें इतना ही दिमाग में आपको रखना है। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट में आइए। एंटीमनी ऑल्सो एग्जिस्ट इन 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म, येलो एंटीमनी, ब्लैक एंटीमनी और एक्सप्लोसिव एंटीमनी। आइएगा नेक्स्ट में आते हैं, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी में ओइंग द एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। अब देखिएगा, गौर करिएगा, नाइट्रोजन जो होता है वो नाइट्रोजन जनरली डाई एटॉमिक होता है, लिखा हुआ है नाइट्रोजन इज ए डाई एटॉमिक गैसियस मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन जब भी एग्जिस्ट करेगा वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल N2 के फॉर्म में रहेगा। जैसे ऑक्सीजन आपको देखने को मिलेगा O2 के फॉर्म में, जनरल O2, O3 भी होता है, लेकिन आपको जो ऑक्सीजन जनरल देखने को मिलेगा वो O2 का फॉर्म देखने को मिलेगा। ठीक है, अब सुनिएगा, अब सुनिएगा, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, ठीक है, existence of nitrogen as diatomic molecule is due to the ability to form p-pi bonding। वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा है इस टाइप का क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड, लेकिन ये एकदम आने का 110% चांस है। देखिए, पी पाई डी पाई बॉन्ड अगर आपको निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे उसका हम टेक्निक आपको बता देते हैं। पी पाई, किसमें पी पाई बॉन्ड शो करेगा, किसमें पी पाई डी पाई बॉन्ड शो करता है, किसमें डी पाई बॉन्ड शो करता है, तो वो हम टेक्निक आपको बताते हैं, वेट करिएगा। ठीक है, अब देखिएगा, सबसे पहले आपको दिमाग में रखना है कि नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन जब भी होगा वो डायटोमिक फॉर्म में होगा। ठीक है, बाकी आप देखिएगा, नाइट्रोजन जो होता है वो डायटोमिक फॉर्म क्यों होता है, तो गौर करो, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल, पहले नाइट्रोजन कितना होता है, एटॉमिक नंबर 7। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो ये होगा, है ना, कल बताए थे ये होगा। अच्छा बताइए, जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम लिखते हैं तो गौर करना, थोड़ा सा देखिएगा, गौर से समझिएगा।
ठीक है। अब हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन का क्या होता है भाई, आपको पता है, नाइट्रोजन का 7 होता है। जब इसका कन्फिगरेशन लिखोगे तो 1s2, ठीक है, 2s2 और क्या हो जाएगा, 2p3 हो जाएगा। क्लियर। अब सोचिए दूसरा नाइट्रोजन लेंगे तो उसका भी कितना होता है, 7 होता है। अब इसका कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2 और क्या हो जाएगा, 2p3 हो जाएगा। क्लियर। अब देखो तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गया है, इसमें भी क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो p का p के साथ हो सकता है। लेकिन गौर करो, क्या 2p में आप लोग देखे हो 2d होता है क्या, नहीं होता है। इसका मतलब नाइट्रोजन नाइट्रोजन का जब भी बॉन्ड बनेगा वो p के साथ p का, तो p पाई p पाई p पाई p पाई p पाई p पाई, क्योंकि इसके पास d होता ही नहीं है। क्लियर। एक मिनट, अब देखिएगा, जैसे अगर हम SO3 का बात करें, ठीक है, तो अब कितना एलिमेंट, गौर करिए, अपने पता चल जाएगा कौन सा शो करेगा। गौर करिए, सल्फर का 16 होता है। क्लियर। अब जब 16 होता है तो कन्फिगरेशन क्या लिखेंगे, बोलो, 1s2, 2s2, 2p क्या 6, 3s2 और 3p कितना हो जाएगा, 4 होगा। अच्छे, क्या इसमें 3d होता है, बिल्कुल होता है सर। 3d होता है, बिल्कुल होता है सर। अच्छे, ऑक्सीजन का बात करेंगे तो ऑक्सीजन कितना, 8। अब 8 करेंगे तो कन्फिगरेशन लिखिए, 1s2, 2s2 और 2p कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या इसमें 2d होता है, नहीं होता है। इसमें d तो होता है, इसका मतलब इसके साथ d पाई p पाई बॉन्डिंग होगा। समझ रहे हैं बात को, समझ रहे हैं बात को, मतलब p पाई d पाई बॉन्डिंग या p पाई बॉन्डिंग निर्भर करता है कि उसके पास d ऑर्बिटल अवेलेबल है कि नहीं है। ओके, तो चलिए अब देख लीजिए थोड़ा सा। नाइट्रोजन जब भी आपको देखने को मिलेगा वो N2 के फॉर्म में देखने को मिलेगा, मतलब डायटोमिक फॉर्म में देखने को मिलेगा। कौन, नाइट्रोजन। क्लियर है इतना बात। अच्छे, नाइट्रोजन के बीच में जब भी होता है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है। देखिए नाइट्रोजन जो एग्जिस्ट करता है वो N2 के फॉर्म में होता है और नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड होता है। अच्छे बताओ, कभी कभी पूछता है कि नाइट्रोजन N2 जब बनता है तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन यूज्ड इन बॉन्डिंग, तो बताओ कितना बॉन्ड, 3 बॉन्ड, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन जो यूज हो रहा है वो बॉन्डिंग में हो रहा है। तो नाइट्रोजन के पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना, तो 6 बोलिएगा। क्लियर। अब देखिए यहां पे नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ। देखिए यहां पे ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है नाइट्रोजन के साथ, और एक लोन पेयर इसके पास बच रहा है, एक लोन पेयर इसके पास बच रहा है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। क्लियर, इतना बात क्लियर है। अब आइए आगे, द ट्रिपल बॉन्ड ऑफ नाइट्रोजन मतलब N2 मॉलिक्यूल इज वेरी स्टेबल एज द डिसोसिएशन एनर्जी इज वेरी हाई। अब बताइए जो ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन का है, ओके, जो ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन का है, जो ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन का है वो जो आपको दिख रहा है वो वेरी स्टेबल है। तो अब भाई जो स्टेबल चीज होगा उसको डिसोसिएट करने में या उसको तोड़ने में एनर्जी भी हमको क्या लगेगा, ज्यादा देना होगा। जो आपका स्टेबल सिस्टम है उस स्टेबल सिस्टम को ब्रेक करने में हमको एनर्जी भी क्या करना होगा, ज्यादा देना होगा। इतना बात क्लियर है। इसीलिए N2N के बीच में NN के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, तो चूंकि वो स्टेबल है तो स्टेबल को हमको ब्रेक करने के लिए एनर्जी भी ज्यादा लगेगा। कम स्टेबल है तो कम एनर्जी लगेगा, ज्यादा स्टेबल है तो ज्यादा एनर्जी लगेगा। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अच्छे, अब आइएगा थोड़ा सा, तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा क्या, पहला चीज जो होता है, जितने भी एलिमेंट हमको नोन है, नोन मतलब नाइट्रोजन में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मथ, एंटीमनी बिस्मथ, नाना पापा आंटी सब बीमार, मॉस्को भी हमको छोड़ दीजिए, इसमें बिस्मथ को छोड़ के सबका एलोट्रोपिक फॉर्म होता है। पहला चीज ये। दूसरा, नाइट्रोजन जब भी एग्जिस्ट करता है वो N2 के फॉर्म में होता है और वो नाइट्रोजन गैसियस स्टेट में होता है। दूसरा ये भी समझ गए। तीसरा, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड जो होता है वो स्टेबल होता है और इसका टेंडेंसी जो होता है वो क्या, ट्रिपल बॉन्ड बनाने का या एग्जिस्टेंस जो होता है नाइट्रोजन का डायटोमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में क्यों होता है, ड्यू टू p पाई बॉन्डिंग। ये भी बात समझ गए। नाइट्रोजन के बीच में जो होता है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है। कभी बोलेगा कितना बॉन्ड पेयर, कितना बॉन्ड ऑर्डर, तो बोलिएगा बॉन्ड 3 होगा। कितना बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो बोलिएगा 6। जितना आपका बॉन्ड ऑर्डर होगा उसका दुगना जो होगा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होगा। ये भी हम समझ गए। अब आते हैं
क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड जो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में होता है वो क्या होता है, स्टेबल फॉर्म होता है। तो जब वो स्टेबल फॉर्म होता है तो उसको ब्रेक करने के लिए हमको ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, है ना? क्लियर? बोलिए हाँ या नहीं, समझ रहे हो बच्चों? क्लियर? क्लियर है? अच्छे, उसके बाद आइए, उसके बाद क्या, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये जो होगा ये टेट्राएटॉमिक, मतलब फॉस्फोरस एग्जिस्ट कैसे करेगा, जैसे नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था तो फॉस्फोरस P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, आर्सेनिक भी AS4 की तरह एग्जिस्ट करेगा, Sb4 की तरह एग्जिस्ट करेगा, टेट्राएटॉमिक। आगे देखते हैं, फॉस्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी ऑल एग्जिस्ट एज डिस्क्रीट टेट्राएटॉमिक टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल P4, AS4, Sb4 बिकॉज दे आर नॉट कैपेबल टू फॉर्म p-pi बॉन्डिंग। इसके पास जो होता है ये p-pi बॉन्डिंग नहीं बना पाता है। अब देखिए p-pi बॉन्डिंग क्यों नहीं बना पाता है, तो यहां आप लॉजिकली बता सकते हैं। कैसे लॉजिकली बता सकते हैं, तो गौर करिए। आइए थोड़ा सा फॉस्फोरस के बारे में हम लोग विचार करें, थोड़ा सा फॉस्फोरस के बारे में विचार करें तो फॉस्फोरस का जो बेटा होता है वो कितना होता है, 15। जब ये 15 होता है तो कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 1s2 2s2 2p6 मतलब हो गया कितना इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। फिर क्या हो जाएगा 3s2 और क्या हो गया 3p3। अब गौर करो 3s आया, 3 में तो 3d होता है, इसका मतलब ये अब p-pi बॉन्डिंग नहीं बनाएगा, इसका मतलब कैपेबल नहीं है। तो कैपेबल नहीं है इसीलिए ये टेट्राएटॉमिक हो रहा है। क्लियर? क्योंकि देखिए इसमें तो डी होता है, अभी बताए थे ना, जिसमें डी होगा, जिसमें डी होगा वो फिर डी-पाई पी-पाई, अब जैसा सिचुएशन होगा वैसा। अभी तो ये बात हम समझ गए, ठीक है? इसीलिए यहां पे इसका हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। अब आइएगा थोड़ा सा, इस स्लाइड में हमने क्या सीखा, इस स्लाइड में हमने सीखा, इससे पहले स्लाइड में हमने क्या सीखा कि नाइट्रोजन फैमिली में जो होता है नाना पापा आंटी सब बीमार, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ में, इसमें जो होता है बिस्मथ को छोड़ के सबका एलोट्रोपिक फॉर्म होता है, ठीक है? नाइट्रोजन का जो होता है वो सॉलिड अवस्था में 2 एलोट्रोपिक फॉर्म होता है, एक होता है अल्फा नाइट्रोजन, दूसरा होता है बीटा नाइट्रोजन। उसके बाद हमने क्या सीखा कि नाइट्रोजन जो एग्जिस्ट करता है वो N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और वो गैसियस अवस्था में होता है, गैसियस स्टेट के फॉर्म में, ठीक है? अच्छे, ये जो आपको मल्टीपल बॉन्ड बना रहा है और कारण क्या है इसका, तो p-pi d-pi बॉन्डिंग के कारण। अच्छा, नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बनाता है, उसका बॉन्डर कितना होगा, 3 होगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 6 होगा, ठीक है? और इसके अलावा फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी जो है ये सब चला, ये तीनों का तीनों जो होगा वो टेट्राएटॉमिक टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल बनाता है, मतलब आपको टेट्राहेड्रन दिखेगा। क्लियर है? बोलिए अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ जाएंगे, अगर क्लियर है तो आगे बढ़ जाएंगे बच्चों। एक बार मैसेज कर दीजिए तो हम आगे बढ़ेंगे। ओके ओके आयुष, चलिए आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं, गौर करिएगा थोड़ा सा, देख लीजिए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। तो अगर हम यहां पे x x x और x ले लिए हैं, अच्छा x बराबर क्या क्या हो सकता है, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, यही ना बताए हैं, ये 3 जो है टेट्राएटॉमिक होता है, तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाए हैं। इसके बीच का एंगल जो हो रहा है वो कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, मतलब फॉस्फोरस P4 के रूप में एग्जिस्ट करेगा, AS4 के रूप में आर्सेनिक करेगा, एंटीमनी Sb4 के रूप में एग्जिस्ट करेगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन नाइट्रोजन किसके फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, तो डायएटॉमिक N2 की तरह करेगा, और ये लोग जो है बाकी 3 वो टेट्राएटॉमिक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। ये कुछ ऐसा रहा। अब आते हैं नोट, द सिंगल नाइट्रोजन NN बॉन्ड इज वीकर देन PP बॉन्ड, ठीक है? जब अगर नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड देखेंगे तो वो वीकर होता है किससे, PP बॉन्ड से, बिकॉज ऑफ हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। अब ये क्या बात है, ठीक है ना? मतलब यहां पे अगर हम बात करें कि नाइट्रोजन का द सिंगल NN बॉन्ड इज वीकर देन PP बॉन्ड, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यहां पे जो होता है अपने ही में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, अपने ही में मारामारी हो जाता है। देखिए क्या है भाई, इसका क्या है रीजन, वो देखिए थोड़ा सा समझिएगा। अगर हम नाइट्रोजन का सेल बनाएं, अगर नाइट्रोजन के बारे में बहस करें, ठीक है, तो नाइट्रोजन ये रहा न्यूक्लियस, और यहां पे दूसरा इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और यहां पे कितना इलेक्ट्रॉन,
2 5 7 होता है, तो 5 इलेक्ट्रॉन ले लीजिए। इसी अपना इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, मतलब अपने ही में मारामारी होता है, इसी इलेक्ट्रॉन में मारामारी होता है स्मॉल साइज के कारण। तो स्मॉल साइज के कारण जो मारामारी होता है, तो भाई अब ये किसी के साथ पहले तो अपने ही में मारामारी होगा, तो दूसरा को जब दूसरे के साथ, मान लो जिस घर में अपने ही में खूब मारामारी हो रहा है और दूसरा घर भी उसके पास आ रहा है रिश्ता जोड़ने के लिए, और उस घर में भी अपने ही में मारामारी हो रहा है, तो कभी इस घर का उस घर के साथ रिश्ता स्ट्रांग हो सकता है? नहीं हो सकता है, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, ठीक है। अब आइएगा, एज ए रिजल्ट कैटेनेशन टेंडेंसी इज वीकर इन नाइट्रोजन। मतलब अगर बोलेगा कि कैटेनेशन टेंडेंसी, ठीक है ना। अब इतना ही समझो ना कि मेरे में अगर एबिलिटी है बहुत सारा को जोड़ने का, बहुत सारा को हम जोड़ सकते हैं। मान लो मेरा क्लासरूम है, बच्चा आते गया, हम बच्चा को बैठाते गए, तो मेरा कैटेनेशन ज्यादा होगा, ऐसे ही समझो, ठीक है। अब आइएगा, therefore nitrogen exists as gas while phosphorus, arsenic and antimony exist as क्या solid, ठीक है ना। देखिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक, बिस्मथ। बिस्मथ में नाइट्रोजन जो होगा वो एग्जिस्ट करता है गैसियस फॉर्म में, फास्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी एग्जिस्ट करेगा एज सॉलिड, और बिस्मथ इन्वॉल्व प्योरली मेटालिक बॉन्डिंग। बिस्मथ जो होगा वो प्योरली क्या करेगा? मेटालिक बॉन्डिंग बनाएगा, इन्वॉल्व होगा उसमें। चलिए कैटेनेशन, द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15 शो द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन, ठीक है, टू ए मच लेसर एक्सटेंट देन कार्बन। मतलब अगर ग्रुप 15 का बात करेंगे तो उसका कैटेनेशन जो होगा वो लेस होगा, लेस एक्सटेंट में होगा, किससे? कार्बन से। Among the group 15 एलिमेंट फॉस्फोरस हैज, अगर हम खाली सिर्फ और सिर्फ ग्रुप 15 का बात करेंगे तो फॉस्फोरस हैज मैक्सिमम टेंडेंसी फॉर कैटेनेशन। मतलब ग्रुप 15 में जो है वो कैटेनेशन टेंडेंसी जो मैक्सिमम होगा वो फॉस्फोरस का होगा। लेकिन ग्रुप 15 को अगर कार्बन से कंपेयर करें तो कैटेनेशन किसका हो जाएगा? कार्बन का। इसलिए ना कार्बन जो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत सारा मिलियन का मिलियन कंपाउंड बनाया हुआ है, क्योंकि उसका कैटेनेशन ज्यादा होता है। कैटेनेशन ज्यादा होगा मतलब समझ सकते हो, कैटेनेशन प्रॉपर्टी इतना अच्छा है उसका, ऊपर बॉन्ड, इधर बॉन्ड, टेढ़ा बॉन्ड, मतलब कहने का मतलब इसलिए नंबर ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन किया हुआ है कार्बन, इसलिए कैटेनेशन प्रॉपर्टी जो है कार्बन का ज्यादा होगा। लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ ग्रुप 15 का बात करेंगे तो उसमें फॉस्फोरस का। इतना बात क्लियर है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक एग्जिबिट टेंडेंसी ऑफ फॉर क्या? कैटेनेशन। मतलब इस तीनों का जो होगा उसके पास टेंडेंसी कैटेनेशन का होता है, लेकिन अगर इस तीनों में कंपेयर करें तो फॉस्फोरस का सबसे ज्यादा होता है। क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं। क्या इस स्लाइड में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए? चलिएगा, आइए, ऑर्डर ऑफ टेंडेंसी फॉर कैटेनेशन इज सबसे ज्यादा कार्बन, कार्बन का, उसके बाद क्या? फॉस्फोरस, फॉस्फोरस, उसके बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, आर्सेनिक, आर्सेनिक। कैटेनेशन टेंडेंसी ये होगा। तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा। इसको मान लेगा, इसको कहेगा कि बेटा ये ए है, ये बी है, और प्रॉपर्टी बताना है सबसे ज्यादा कैटेनेशन क्या होगा, किसमें होगा, तो इसमें टिक मारिएगा, सीसी में। समझ रहे हैं बात को? समझ रहे हैं ना? अब जो आपको बताने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और इससे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, और 2018 में पूछा हुआ है। जो सबसे टफेस्ट आज तक का बिहार बोर्ड का सबसे टफेस्ट एग्जाम जो हुआ था 2018 में हुआ था। इतना टफ एग्जाम हुआ था जिसके बारे में वर्णन नहीं किया जा सकता है। लेकिन वैसे बच्चों के लिए नहीं जो आईआईटी का शुरू से ही प्रिपरेशन वगैरह करता है, नीट का करता है, उसके लिए टफ नहीं था, लेकिन बोर्ड के लिए बहुत ही टफ माना जा सकता है 2018। और केमिस्ट्री पेपर खास करके बहुत ही टफ था। तो उसमें क्वेश्चन पूछा था कि बिस्मथ का सबसे स्टेबल फॉर्म ऑक्सीजन स्टेट क्या हो सकता है? ठीक है, +3 था, +3 एंड +5 था, +5 था, एंड सिंपल क्या था? नन ऑफ दीज इसमें से। तो गौर करिएगा, पहले देख लीजिए नाइट्रोजन कौन कौन सा ऑक्सीजन स्टेट को शो कर सकता है। तो देखिए, पहले सबसे पहले आप जान लीजिए वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस शेल निकालने के लिए आपको क्या होगा, करना होगा? छोटा सा काम करना होगा। छोटा सा काम क्या करना होगा? तो आइए देख लेते हैं। छोटा सा काम करने के लिए आपको नाइट्रोजन पे आइए, नाइट्रोजन पे विचार विमर्श करते हैं। तो नाइट्रोजन का जो होता है बेटा, नाइट्रोजन का कितना होता है? 7। कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा 1s2, 2s2 और 2p3। ठीक है, ये जो सेल है ये कौन सा सेल हो गया? के सेल। और ये सेल क्या हो गया? एल सेल। अरे 2 2 ऑटरमोस्ट क्या हो गया? के में कितना? 2,
और L में कितना 5, मतलब इसका वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन। ये बात क्लियर है, मतलब इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन तो सबके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम देख लिए थे सेल न बढ़ रहा था इसका। अगर इसका आया है 2s2 2p3 तो अगले का 3s2 3p3, अगले का 4s2 4p3, अगले का 5s2 5p3, इस तरह का आएगा। इसका मतलब वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होगा ही होगा। ये तो क्लियर हो गया। कैसे पता चला? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। अब आइए आगे चलते हैं। जब ये बात हमको पता चला तो 5 इलेक्ट्रॉन कैसे ns2 np3 कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए नाइट्रोजन का जो होगा ये सब ऑक्सीजन स्टेट शो कर रहा है, देख रहे हैं 0 से +5 जा रहा है और 0 से -3, एक भी नहीं छूट रहा है। फॉस्फोरस का सब लगभग -3 -2 0 +3 +4 +5 शो कर रहा है। आर्सेनिक -3 0 +3 Sb -3 0 +3 +5, बिस्मथ -3 0 +3। लेकिन ये जो होगा बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये +3 ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म होगा, मोस्ट स्टेबल फॉर्म, स्टेबल क्या फॉर्म। और ये कब पूछा है? तब बिहार बोर्ड बीबी 2018 में, ठीक है। तो बिस्मथ का जो होगा सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म कौन होगा? +3 होगा। देख लीजिए नाइट्रोजन इतना अवस्था को दर्शाता है, इतना स्टेट को दर्शाएगा। फॉस्फोरस इतना स्टेट को दर्शा सकता है। आर्सेनिक इतना स्टेट को दर्शा सकता है। सबसे ज्यादा कौन दर्शा रहा है? नाइट्रोजन। इसीलिए ऑक्सीडाइजिंग नेचर और रिड्यूसिंग नेचर नाइट्रोजन के बारे में ज्यादा चर्चा होता है, वो हम आगे देखेंगे। चलिए, जनरली नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस एग्जिबिट -3 ऑक्सीजन स्टेट ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। भाई सिंपल सी बात है, जब ऊपर से नीचे आते हैं तो हम क्या जानते हैं? ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है। तो भाई ऊपर वाला जो 2 था वो क्या था? नॉन मेटल था। और नॉन मेटल कैसा होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का होता है। उस पर कैसा चार्ज एग्जिस्ट करना चाहिए? निगेटिव चार्ज। क्लियर हो रहा है बात? क्लियर हो रहा है बात? एंड स्मॉल साइज, ऑल द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम +1 to +4 सो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन का +1 से +4 जो होगा वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोले तो ऑटो रिडॉक्स। ये क्या होता है? तो बताइए, एक कंपाउंड है, अब इसी कंपाउंड में से मान लेते हैं कि ये लोली जो है इसका, ये टी कैप जो है, मान लेते हैं कि ये कैप जो है ये कोई एलिमेंट है, तो यही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो जाए और यही एलिमेंट का रिडक्शन हो जाए। कंपाउंड सिर्फ एक है, इस एक कंपाउंड में से इसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो जाए और इसी एलिमेंट का रिडक्शन हो जाए, तो ऐसे को बोलते हैं हम लोग ऑटो रिडॉक्स या डिस्प्रपोर्शनेशन। ठीक है, जैसे सपोज करते हैं, अब गौर करिए, अगर आपके पास मान लेते हैं कि XYZ कोई कंपाउंड है, तो YA का ऑक्सीडेशन हो जाए और YA का रिडक्शन हो जाए, ठीक है, बाकी वैसे का वैसे ही रहे, तो YA का ऑक्सीडेशन और YA का रिडक्शन, तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? ऑटो रिडॉक्स या डिस्प्रपोर्शनेशन। तो ध्यान रखना है, क्या करेगा? ऑल द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम कहां से? +1 से +4 क्या शो करेगा? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा। किस मीडियम में? इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में फॉस्फोरस एग्जिबिट डिस्प्रपोर्शनेशन इन ऑल द इंटरमीडिएट ऑक्सीजन स्टेट -3 to +5। -3 से +5 के बीच में इंटरमीडिएट इतना है, ये इंटरमीडिएट होगा बीच का, इस दोनों के बीच का होगा, ये आपको सब डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा। लेकिन कौन सा मीडियम में करेगा? बेसिक मीडियम में। नाइट्रोजन कौन सा मीडियम में कर रहा था? एसिडिक मीडियम में। ध्यान रखना है, नाइट्रोजन शो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन या ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन या ऑटो रिएक्शन इन कौन सा फॉर्म, कौन सा मीडियम? एसिडिक मीडियम। फॉस्फोरस किस में करेगा? बेसिक मीडियम में। कौन सा स्टेट? +1 से +4 नाइट्रोजन का, और -3 से लेके -3 या +5 को छोड़ के उसके बीच का इंटरमीडिएट वाला जो होगा सब करेगा डिस्प्रपोर्शनेशन। क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़ जाते हैं। सर माइक और दूर हो गया, आवाज कम आ रहा है। अच्छे, ये बात है। अब ठीक है? अब ठीक है बच्चा? बोलो टेल। अच्छा, ये बोल दो तुरंत हम कर देंगे, हम तो देख ही रहे हैं ना, बार बार देख रहे हैं। ठीक है बच्चा,
चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं क्या, वैलेंसी एंड नेचर ऑफ बॉन्डिंग। चलो भाई गौर करिए, जितना प्रकार का जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, अकेला इलेक्ट्रॉन होगा, उतना ही आपका वैलेंसी क्या है, वैलेंसी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट, कुछ नहीं है। वैलेंसी क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है। अब देख लो थोड़ा सा, अगर हम देखें तो बताइए, अगर हम देखें तो ये P है, P में कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 है, तो इसका मतलब 3 अनपेयर्ड होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, 3। अब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 2। ये तो पेयर्ड होगा क्योंकि S में एक कमरा में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, और P में 3 कमरा में एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो अनपेयर्ड है। इसका मतलब इन जनरल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या होता है, कोवैलेंसी। ठीक है, जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ही बॉन्ड का निर्माण हो सकता है। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन बन रहा है यहां पे, आगे देखते हैं। ये स्लाइड क्लियर है, ये स्लाइड क्लियर है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, नाइट्रोजन इतना ऑप्शन स्टेट शो कर सकता है, फास्फोरस ये कर सकता है इतना, ठीक है, आर्सेनिक ये कर सकता है। अच्छे ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों ही डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शन शो करेगा। नाइट्रोजन करेगा एसिडिक मीडियम में, फास्फोरस करेगा बेसिक मीडियम में। लेकिन नाइट्रोजन का कौन सा स्टेट, तो +1 से +4, और फास्फोरस का कौन सा, तो -3 +5 को छोड़ के इंटरमीडिएट वाला। ठीक है, चलते हैं आगे। अच्छे, आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता चल गया। और एक चीज हमेशा दिमाग में रखना बच्चों, जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही बॉन्ड का निर्माण हो सकता है, उतना ही बॉन्ड बन सकता है। कोनो टेंशन का बात नहीं है, जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही बॉन्ड का निर्माण हो सकता है। ये ऑलवेज दिमाग में रखिएगा, जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही बॉन्ड बन सकता है। समझ रहे हैं बात को, बोलिए। जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही बॉन्ड का निर्माण हो सकता है। तो आइए भाई आते हैं थोड़ा सा आगे, आगे आइए। अब देखिए तो नाइट्रोजन का जो यहां पे देख रहे हैं पी में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3। तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा। 3 बॉन्ड मतलब कितना इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6, और 1 लोन पेयर होगा। तो ऑलवेज हम कितना बार बताए हैं कि ऑर्गेनिक में भी बताए हैं, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है और उसके पास 1 लोन पेयर होता है। आइएगा, एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल निक्टोजन फैमिली कंटेन्स वैकेंट डी ऑर्बिटल। नाइट्रोजन को छोड़ के बाकी जितना भी निक्टोजन फैमिली है उसके पास डी ऑर्बिटल होता है, बिल्कुल होता है। फास्फोरस से चालू हो गया तो सबके पास डी ऑर्बिटल होगा, बिल्कुल होता है। लेकिन नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं होता है, खाली डी ऑर्बिटल नहीं, डी ऑर्बिटल नहीं होता है। ठीक है, तो अब आइएगा, तो फास्फोरस 15 मतलब इसका मल्टीपल कोवैलेंसी होगा। और इसका कोवैलेंसी का बात करें नाइट्रोजन का तो 3 होगा, लेकिन इसका मल्टीपल हो सकता है। कैसे, अब आइए देखिए, फास्फोरस का 15, तो यहां पे कितना हो गया, जब इसका लिखे तो 3 मिला पहले बार में, और जब इसका इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दिए, ये जैसे देखिए एनर्जी दिए, तो ये इलेक्ट्रॉन उठ के कहां जाएगा आगे, मतलब अब कितना 1 2 3 4 5। अब देखिए यहां से क्लियर हो गया बात, क्यों ऐसा गया, क्योंकि इसके पास डी तो होता है और इसके पास डी नहीं होता है, 2D नहीं होता है, लेकिन इसके पास 3D तो होता है। तो जब 2D नहीं होता है और 3D होता है, इसके पास खाली कमरा तो है। अब मारा पिटी हो गया, कहता है कि चल तुम डी वाला कमरा अपना ही कमरा है, जाओ उस बिल्डिंग में जाओ। तो उस बिल्डिंग में जाओ, तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर गया, अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 1 2 3 4 5, पहले कितना था 3। तो क्वेश्चन बनता है, नाइट्रोजन जो होगा वो 3 बॉन्ड बनाता है, बिल्कुल सही बात। फास्फोरस जो है वो भी 3 बॉन्ड बनाता है, बिल्कुल सही बात। नाइट्रोजन जो है, फास्फोरस जो है वो 5 बॉन्ड बना रहा है, 5 बॉन्ड, क्योंकि 5 जितना अनपेयर्ड उतना बॉन्ड, सब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उतना बॉन्ड बनेगा। 5 अनपेयर्ड हो रहा है कब, जब इसको एनर्जी दिए, किसको, इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके अगला वाला में दिया, कमरा खाली था। तो अब बताइए, नाइट्रोजन जो है 3 बॉन्ड बना रहा है, तो फास्फोरस भी 3 बॉन्ड बना रहा है, लेकिन फास्फोरस जो है 5 बॉन्ड बना रहा है, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना पाता है। क्यों, क्वेश्चन बनता है। NCl3 बनता है तो PCl3 भी बनता है, PCl5 बनता है, NCl5 नहीं बनता है। क्यों, तो कहेंगे ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं होता है, इसीलिए नाइट्रोजन जो होता है वो 5 बॉन्ड का निर्माण नहीं कर सकता है। इसलिए नाइट्रोजन कैन नॉट बी पेंटावैलेंट, नाइट्रोजन कभी पेंटावैलेंट हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं पेंटावैलेंट हो सकता है, क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं होता है बच्चों। बोलिए, क्लियर है, क्लियर है बच्चों, बोलिए, बोलो बोलो, टेल, जब बोलोगे तब ना हम भी समझेंगे, अब बोलो नहीं करोगे तो हम कहाँ समझेंगे। ठीक है, ओके। अब आइएगा,
while giving arguments about oxidation state and valency, one must be very clear about their difference, as nitrogen may show +5 oxidation state but it is never pentavalent. नाइट्रोजन पेंटावलेंट कभी हो ही नहीं सकता है। क्यों भाई? तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, जो हम अभी बता चुके हैं। अच्छे, अब मल्टीपल बॉन्डिंग का क्या है राज? तो ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, जिसका पावर ज्यादा वो मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा बनाएगा, जिसका पावर कम वो नहीं बना पाएगा। तो देखिए, ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन फॉर्म कौन सा बॉन्डिंग? पी पाई बॉन्डिंग, मल्टीपल बॉन्ड इजियली विथ कार्बन एंड क्या, विथ कार्बन, मल्टीपल बॉन्ड इजियली विथ क्या, कार्बन एंड क्या, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड बन सकता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड बन सकता है, मल्टीपल बॉन्ड बन सकता है। ड्यू टू लार्जर साइज एंड लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अदर मेंबर, ठीक है ना। और ये यहां पे टुवर्ड्स पी पाई, ये लाइन को यहां पे हम मिसिंग है, काटना होगा, ठीक है। छोड़ दीजिए। बट पी पाई एंड डी पाई मल्टीपल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। गौर करिए, क्यों? अभी बताए थे नाइट्रोजन के पास लास्ट में क्या होता है? पी होता है, डी तो होता नहीं है, लेकिन फास्फोरस के पास डी होता है। और मान लीजिए फास्फोरस किसी ऐसा एलिमेंट से बॉन्ड बना के रिश्ता बनाया है जिसके पास डी ऑर्बिटल होता है, तो डी पाई बन जाएगा। अगर फास्फोरस वैसा एलिमेंट के साथ रिश्ता बनाया जिसके पास पीए ऑर्बिटल होता है, डी नहीं होता है, तो डी पाई पी पाई बन जाएगा। तो इसीलिए वो मल्टीपल बॉन्ड नाइट्रोजन की तरह नहीं बना पाता है, यही रीजन है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अब आइएगा केमिकल प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले रिएक्टिविटी। नाइट्रोजन इज केमिकली इनर्ट अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। नाइट्रोजन जो होता है वो केमिकली इनर्ट होता है अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। ऑर्डिनरी मतलब नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। नाइट्रोजन जो होता है वो क्या करेगा? केमिकल रिएक्शन अंडर एक्सट्रीम टेम्परेचर और इन द प्रेशर एंड कैटलिस्ट ड्यू टू क्या? एन ट्रिपल बॉन्ड एन। अब ये बताए थे एन ट्रिपल बॉन्ड एन जो होगा वो स्टेबल फॉर्म है, और स्टेबल फॉर्म के लिए हमको टेम्परेचर भी देना पड़ेगा। जो मजबूत होगा तो हमको 5 आदमी को बुलाना पड़ेगा उसको पीटने के लिए, जो ताकतवर ज्यादा होगा उसको पीटने के लिए हमको ज्यादा आदमी का रिक्वायरमेंट होगा, जो ताकतवर कम होगा उसको पीटने के लिए कम का होगा। तो इसीलिए जब कभी भी बॉन्ड को तोड़ना होता है और जो स्टेबल होता है उसमें टेम्परेचर प्रेशर सबका इस्तेमाल करना पड़ता है। अभी हम आगे देखेंगे क्या हैवर्स प्रोसेस से अमोनिया का निष्कर्षण, जो इस साल 100% पचनमरी में आएगा। हैवर्स प्रोसेस से अमोनिया का निष्कर्षण 110% आने का चांस है, ठीक है। तो वहां देखेंगे क्यों हम ज्यादा प्रेशर लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, घटना कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, यही कारण है, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। आइए फॉस्फोरस, इसमें स्पेशली जो है वो क्या है? व्हाइट फॉस्फोरस इज एक्सट्रीमली रिएक्टिव। जो व्हाइट फॉस्फोरस है वो एक्सट्रीमली रिएक्टिव होता है बिकॉज पीपी बॉन्ड इज नॉट टू स्ट्रॉन्ग एंड दे स्टैंड P4। देखिए पीपी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होगा। जो मान लो जो गरीब आदमी होता है, जो सड़क छाप होता है, वही देखते हैं ना ज्यादा रिएक्टिव होता है, हमारा पीटी करता है। जो अमीर आदमी होता है देख रहे हैं शांत रहता है, एकदम दिमाग में रखिएगा। जो स्टेबल होगा वो कभी मारा पीटी नहीं करेगा। जो अनस्टेबल होगा वही करता है लड़ाई झगड़ा, ये वो वगैरह वगैरह। अनस्टेबल का लक्षण है ये, स्टेबल का नहीं है। समझ रहे हैं बात को? तो आगे चलते हैं। अच्छे, heavier element are less reactive as they burn only when heated in air। heavier element जो होता है वो कम रिएक्टिव होता है। अब सोचो, अब ऐसे समझो, ऐसे समझना कि एक पतला दुबला आदमी है और एक बहुत मोटा आदमी है, भारी एलिमेंट है, हाँ, उसको दौड़ने के लिए बोलो या उसको कोई काम दो, उससे काम स्लो होगा, जाहिर सी बात है। अब जो आपका हल्का फुल्का आदमी फटाफट भोजे का बात कर लो तो फटाफट करेगा। तो जो आपका कम हैवी है, हल्का है, वो ज्यादा रिएक्टिव है, और जो आपका ज्यादा भारी है वो कम रिएक्टिव है। सॉरी, समझे बच्चों? ऑलवेज दिमाग रखिएगा।
ठीक है। तो अब जब ये जो होता है ये बर्न करना चालू करता है व्हेन ओनली हीटेड क्या इन एयर, एयर में जैसे ही आप हीटेड करोगे मतलब हीट करोगे या ऑक्सीजन के साथ, तो ये फटाफट बर्न करना चालू करेगा, जलना शुरू कर देगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, गौर करिएगा थोड़ा सा, इसमें क्लियर है। इसमें जो हमको दिमाग में रखना है, एक चीज दिमाग में रखिएगा, नाइट्रोजन जो होता है वो केमिकली इनर्ट होता है अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। नाइट्रोजन जो होता है वो क्या करता है, सो केमिकल रिएक्शन अंडर एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्यों करता है, क्योंकि नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड जो होता है वो स्टेबल कंडीशन का है। फॉस्फोरस जो होता है वो एक्सट्रीमली रिएक्टिव होता है। ये सब ये रिएक्टिव क्यों, स्पेशली क्या व्हाइट फॉस्फोरस क्यों होता है ये एक्सट्रीमली रिएक्टिव, इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो होता है वो वीक पीपी बॉन्ड होता है ना, स्ट्रांग नहीं होता है। और हैवियर एलिमेंट का जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है, मतलब फॉस्फोरस के बाद जितने भी एलिमेंट हैं वो हैवियर हैं, भारी हैं, क्योंकि मोलिकुलर मास ज्यादा है तो वो लेस रिएक्टिव होगा। क्यों कम रिएक्टिव होगा, क्योंकि वो उसका भारीपन ज्यादा है। ठीक है, अब आइएगा रिएक्टिविटी टुवार्ड्स ऑक्सीजन, ध्यान रखिएगा। अब रिएक्टिविटी का बात कर रहे हैं, किधर, टुवार्ड्स ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के लिए कौन कौन सक्षम है और कौन कौन सा कंपाउंड का निर्माण कर रहा है। तो आइए चेक करते हैं, आइएगा। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, मतलब हमने क्या ले लिया, नाना पापा आंटी सब बीमार ले लिया। मॉस्को भी हम का तो चर्चा नहीं कर रहे हैं। अब देख लीजिए कि +1 ऑक्सीजन स्टेट, +2, +3, +4 में देखिए नाइट्रोजन जो है N2O, NO, N2O3, N2O4 और NO2, N2O5 सब बनाता है। फॉस्फोरस ब्लैंक इसमें, आर्सेनिक भी ब्लैंक इसमें, ये भी Sb भी ब्लैंक, बिस्मथ भी ब्लैंक। अब आइए, जब हम N2O3 चाहते हैं तो फॉस्फोरस P2O3 बनाता है, P4O6 भी बनाता है। यही तो है, देखो ना, काटो ना, इसको 2 से काटोगे 2 और 2 3 6 तो कट गया, यही ना बना। तो ऐसे लिख सकते हैं आप, ठीक है ना, समझ रहे हैं बात को, ये बात समझे। इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब आइएगा थोड़ा सा, अब देखिए, अब आर्सेनिक का बात करें तो ये भी AS2O3 बनाता है। एंटीमनी का बात करेंगे तो सब सेम बना रहा है। आइएगा इसमें, अब देखिए +4 वाला ये बनाता है, फॉस्फोरस बनाता है, ये तीनों का तीनों नहीं बनाता है, ध्यान रखना है इस चीज को। और अगर हम +5 ऑक्सीजन स्टेट में आए तो N2O5 बनता है, P2O5 ये बन रहा है, सब बना रहा है। तो कौन कौन बना रहा है, +5 वाला ऑक्सीजन स्टेट में सब बना रहा है, देखिएगा। और कौन बना रहा है, +3 वाला, ठीक है। तो ऑड में क्या है, +3 +5 सबका सब बना रहा है, देख लीजिए, चेक कर ले, +3 +5 सबका सब बना रहा है। लेकिन +4 +2 +1 ऑक्सीजन स्टेट सब नहीं बना रहा, ठीक है। तो अब आप दिमाग में रखना, सबसे पहला नियम, ग्रेटर द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मोर इज द एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जितना ज्यादा होगा किसका, तो भाई हम जानते हैं नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिव ईएन ऑर्डर क्या होता है, तो सबको पता है, नाइट्रोजन का, उसके बाद फॉस्फोरस का, उसके बाद क्या, नामा पापा आंटी AS का, उसके बाद Sb का, उसके बाद क्या, बिस्मथ का, ये होता है ईएन ऑर्डर। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जितना ज्यादा होगा, ठीक है, एसिडिक नेचर उतना ज्यादा होगा। अब देखिए आपके पास 3 वाला लेते हैं, N2O3, P2O3, AS2O3, Sb2O3, Bi2O3 ले लिए। अब एसिडिक नेचर बताओ, नाइट्रोजन जो होता है फॉस्फोरस ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फॉस्फोरस जो होता है आर्सेनिक से ज्यादा, उसके बाद ये जो आर्सेनिक जो होता है वो एंटीमनी से ज्यादा, एंटीमनी जो है वो बिस्मथ से ज्यादा। तो बताइए हम क्या बोले हैं, हम रूल बोल रहे हैं बच्चों, हम ये बता रहे हैं, हाँ हम ये बता रहे हैं बच्चों कि हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि अगर आप देखो, जब ऑक्साइड बना है और उसमें आपका जो निक्टोजन फैमिली है वो फैमिली आया है, इन्वॉल्व हो गया है, फैमिली मेंबर इन्वॉल्व हो गया है। जब अपना ही के साथ नाइट्रोजन का ही इसमें करते तो हम दूसरा लॉजिक लगाते, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन का फैमिली आया हुआ है और वो ऑक्साइड बना हुआ है और उसमें हमको एसिडिक कैरेक्टर बताना है। तो एसिडिक कैरेक्टर उसमें बताना है, तो उसमें हमको आंसर क्या देना होगा कि जिस सेंट्रल एटम मतलब जिस निक्टोजन फैमिली का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगा उसका एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। तो अब आइए, अगर हम बोले, बताओ, अब हम इसी में आ जाते हैं, +2a में आ जाओ, या एक काम करते हैं, ये इसी दोनों में आ जाओ, N2O4 और P2O4 में किसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो N2O4 का होगा। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फॉस्फोरस से ज्यादा होता है। तो सिमिलरली इस तरह से हो गया, क्लियर है। अब देखिए ये किसके लिए था, +3 का, तो +3 तो पूरा बना रहा था, देखिए ना पूरा बना रहा है,
तो अरेंज हो गया एक एसिडिक करेक्टर। +5 में भी पूरा बन रहा है तो इसमें भी अरेंज हो जाएगा और सेम ऑर्डर रहेगा। N2O5 का P2O5 से ज्यादा होगा, फिर AS2O5 का सेम सेम, दोनों में देखिए सेम। ठीक है, तो यहां फैक्टर क्या है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फैक्टर। क्लियर है, मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जितना ज्यादा बढ़ेगा एसिडिक नेचर उतना ज्यादा बढ़ेगा। आइए आगे चलते हैं। जब हम आगे चले बच्चों, अब गौर करिए, एसिडिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। ऑक्सीजन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम अगर देख लोगे, जिसका ऑक्सीजन स्टेट ज्यादा होगा सेंट्रल का, उसका एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। अगर हम बात करें N2O5 का, N2O4 का, N2O3, NO और N, देखिए अभी देखिए, ये ऑक्सीजन स्टेट सेंट्रल का है, मतलब नाइट्रोजन का +5 यहां पे होगा, +4 यहां पे, +3 +2 +1 होगा। अब आइए आगे थोड़ा सा देखिए, तो ये ऑर्डर होता है। इसका मतलब सेंट्रल एटम का ऑक्सीजन नंबर जितना बढ़ाओगे, सेंट्रल एटम पे ऑक्सीडेशन नंबर जितना बढ़ाओगे, उसका एसिडिक कैरेक्टर उतना बढ़ेगा। बोलिए, तो अगर जब आप एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो एक और नियम बता देते हैं, ऑक्सीजन का संख्या जिसमें ज्यादा उसका एसिडिक नेचर ज्यादा। देख लो, 5 ठो ऑक्सीजन है, 4 ठो है, 3 ठो है, 1 ठो है, आधा है। आधा क्यों बोले, आधा क्यों बोले, आधा क्यों बोले, रे पगला, देख लीजिए यहां पे। क्लियर, तो अब गौर करना है, और ये भी लिखा हुआ है मोर ऑक्सीजन मोर विल बी द एसिडिक कैरेक्टर। ये कितना बार आया था, HClO4, HClO3, HClO2, HClO, और ये बिहार बोर्ड में भी पूछा हुआ है। देखिए ऑक्सीजन 4 ठो, 3 ठो, 2 ठो, 1 ठो। ऑक्सीजन का मात्रा जितना ज्यादा होगा एसिडिक नेचर उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर है, सो एसिडिक नेचर जो होगा वो X2O3। अब X क्या हो सकता है, X आप देख लीजिए, X कुछ भी हो सकता है। XCO3 वो X एंड X2O5 टाइप डिक्रीजेज फ्रॉम क्या, नाइट्रोजन टू बिस्मथ, ये होता है। चलिए, ये बात तो समझ गए। जब ध्यान रखिएगा, जब निक्टोजन फैमिली ऑक्साइड बना के और उसमें एसिडिक कैरेक्टर करेगा तो आप EN फैक्टर देखना, मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फैक्टर। ठीक है, ये आपको देखना है। लेकिन जब निक्टोजन फैमिली का मेंबर एक ही है और डिफरेंट ऑक्साइड बनाया है, तब आप उस निक्टोजन फैमिली का ऑक्सीडेशन नंबर देखना, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा उसका एसिडिक नेचर ज्यादा। और तब भी अगर दिमाग नहीं काम कर रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकल रहा है, तब आप क्या करना, ऑक्सीजन का संख्या देख लेना, जिसमें ऑक्सीजन का संख्या ज्यादा उसका एसिडिक नेचर ज्यादा। अब हम इससे ज्यादा क्लियर नहीं कर सकते हैं। क्या, ठीक है, चलिएगा अब आते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, मतलब फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स। क्लियर, देखिएगा, ऑल द एलिमेंट्स ग्रुप 15 फॉर्म्स क्या, हाइड्राइड्स ऑफ टाइप MS3। जितने भी हैं वो किस टाइप के हाइड्राइड बनाएंगे, MS3। M क्या हो सकता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। अब आइए, तो अगर हम बनाए तो एक बना NH3 जिसको हम लोग कहेंगे अमोनिया, एक बनेगा क्या PS3 जिसको हम लोग बोलेंगे फॉस्फीन, एक बनेगा ASH3 जिसको बोलेंगे अरसाइन, एक जो होगा वो SBH3 जिसको बोलेंगे एस्टिवाइन, एक जो होगा वो BIH3 जिसको बोलेंगे बिस्मथाइन। ठीक है, तो क्या क्या बना, अमोनिया बना, फॉस्फीन बना, अरसाइन बना, एस्टिवाइन बना, बिस्मथाइन बना। क्लियर है, किसके साथ, किसके साथ, तो निक्टोजन फैमिली जो है या नाइट्रोजन फैमिली जो है वो किसके साथ बना रहा है, हाइड्राइड। तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन मतलब फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड। वहां इससे पहले क्या देखे थे, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, मतलब रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। अब किसके साथ देख रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ रिएक्टिविटी देख रहे हैं, और ये सब नाम है। अब बहुत इंपॉर्टेंट, अब क्वेश्चन बनना चालू हो जाएगा, भयानक भयानक। तो ये है कौन कौन, NH3 को बोलते हैं अमोनिया, PS3 को बोलते हैं फॉस्फीन, ASH3 को बोलते हैं अरसाइन, उसके बाद SBH3 को बोलते हैं क्या, एस्टिवाइन, उसके बाद क्या, BIH3 को बोलते हैं बिस्मथाइन। ठीक है बच्चों, क्लियर। तो इस स्लाइड में क्या सीखे, इस स्लाइड में हमने ये सीखा कि अगर निक्टोजन फैमिली अगर आपका ऑक्साइड का निर्माण करता है और निक्टोजन फैमिली का हर एक मेंबर ऑक्साइड बना के इन्वॉल्व हो रहा है, तो वहां आप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फैक्टर से एसिडिक कैरेक्टर निकाल सकते हो। लेकिन अगर निक्टोजन फैमिली में एक मेंबर जो है डिफरेंट ऑक्साइड का निर्माण किया है, तो वहां आप एसिडिक कैरेक्टर निकालने के लिए सेंट्रल एटम पे ऑक्सीडेशन नंबर देख लेना, जिसका ज्यादा होगा उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। या दूसरा लॉजिक आप लगा सकते हो कि जिसमें ऑक्सीजन का संख्या ज्यादा उसका एसिडिक नेचर ज्यादा।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आइएगा प्रिपरेशन। हाइड्राइड्स आर फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ वाटर और डाइल्यूट एसिड, वाटर का बोलिए या डाइल्यूट एसिड का, ऑन बाइनरी मेटालिक कंपाउंड। अब देखिए जैसे Mg3N2 का, ठीक है, 6H2O के साथ करते हैं तो ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन आप लोग नहीं देखिएगा, ये रिएक्शन आपको नहीं देखना है, सिर्फ दिमाग में रखना है कि बाइनरी मेटालिक हाइड्राइड आर फॉर्म्ड, अगर आपका हाइड्राइड जो भी हाइड्राइड है वो वाटर या डाइल्यूट एसिड के साथ, तो डाइल्यूट एसिड ये हो गया, डाइल्यूट एसिड ये हो गया, ये वाटर हुआ, वाटर या डाइल्यूट एसिड के साथ मेटालिक कंपाउंड का निर्माण करता है, ठीक है। दीज हाइड्राइड्स आर ऑल्सो ऑब्टेन्ड बाय रिडक्शन ऑफ क्या, ट्राइक्लोराइड्स ऑफ दीज एलिमेंट एक्सेप्ट बिस्मथ, बिस्मथ को छोड़ के। तो ये रिएक्शन है, इसको आपको फोकस नहीं करना है। आइए फिजिकल प्रॉपर्टीज। ऑल द हाइड्राइड्स आर कलरलेस, जितने भी हाइड्राइड्स होते हैं, कौन कौन हाइड्राइड्स था, अमोनिया, फॉस्फीन, अरसाइन, स्टीबाइन, बिस्मथाइन, तो जितने भी हाइड्राइड हैं वो कलरलेस गैसेज होते हैं। स्मेल ऑफ हाइड्राइड्स मोर एंड मोर डिसएग्रेबल, ठीक है, इफ एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज, एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा बढ़ेगा ना तो उसका स्मेल आपको, आप एग्री नहीं करोगे, ठीक है। दे आर पॉइजनस इन नेचर, मतलब सब हाइड्राइड जो है, जो निट्रोजन फैमिली से बना है, सब क्या है, पॉइजनस नेचर का होता है। पॉइजनस नेचर इंक्रीजेज फ्रॉम NH3 से BiH3, तो कहेगा सबसे ज्यादा क्या है, जहरीला कौन होगा, तो बोलेगा बिस्मथाइन। और सबसे कम जहरीला कौन होगा, पॉइजनस नेचर कौन होगा, अमोनिया। कह दो ना ये है अमोनिया। सो पॉइजनस नेचर सबसे ज्यादा किसका होगा, बिस्मथाइन का, सबसे कम किसका होगा, NH3 का, अमोनिया का, ठीक है। चलिए सॉल्युबिलिटी, NH3 जो होता है वो मोर सॉल्युबल वाटर में होता है, कभी भी बोलेगा, कभी भी, तो अब आप दिमाग लगाइएगा, अमोनिया जो होता है ज्यादा घुलनशील होता है वाटर में, तो कहना ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बस अमोनिया ज्यादा घुलनशील होता है किसमें, वाटर में, तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और कुछ रीजन नहीं देना। तो वही लिखा हुआ है, अमोनिया इज सॉल्युबल इन वाटर व्हाइल अदर हाइड्राइड आर इनसॉल्युबल, सॉल्युबिलिटी ऑफ अमोनिया इज ड्यू टू H बॉन्डिंग, ठीक है। बेसिक नेचर का बात करें तो बेसिक नेचर जो होगा वो अमोनिया का ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है भाई, किसी भी फैक्टर के कारण नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना बढ़ेगा बेसिक नेचर बढ़ेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, ला रे तू भी ला, तो क्या ला, इलेक्ट्रॉन ला, तो खींचने का टेंडेंसी इसका ज्यादा होगा, तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, तो बेसिक नेचर ज्यादा होगा। और वैसे भी बेसिक नेचर, क्योंकि अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगा तो वाटर मॉलिक्यूल आएगा, और वाटर मॉलिक्यूल में देखिए तो H और इसके पास लोन पेयर है। तो अब बताओ कि हम अमोनिया हैं, हमारे ऊपर में बहुत सारा वाटर मॉलिक्यूल आ गया, हम नहा रहे हैं वाटर से, सॉल्युबल हो रहे हैं मतलब नहा रहे हैं, तो बहुत सारा वाटर का बूंद हम पे चिपक गया है, इसका मतलब ऑक्सीजन का लोन पेयर चिपका हुआ है। तो किसके बॉडी पे है, मेरे बॉडी पे है, तो हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन हमको मिला तो मेरा बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, ठीक है, सिंपल भाषा में, इजी भाषा में, ठीक है। तो बेसिक नेचर जो NH3 का होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर किसका होगा, NH3 का। सबसे ज्यादा जहरीला कौन होगा, बिस्मथाइन, BiH3। सबसे कम जहरीला कौन होगा, NH3। सबसे ज्यादा बेसिक नेचर किसका होगा, तो किसका होगा, तो NH3 का होगा। सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा, NH3 होगा। क्यों होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। क्यों बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कारण, क्योंकि उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है। यही कहिए ना, नाइट्रोजन का किसी भी फैक्टर कारण नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ता है तो उसका बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, ठीक है। अब आइएगा, ठीक है, बट ASH3, SbH3 एंड BiH3 आर न्यूट्रल, ठीक है। तो बेसिक नेचर में कौन कौन, NH3 का जो बेसिक नेचर होगा वो PH3 ज्यादा होगा, लेकिन ये तीनों का हाइड्राइड जो होता है ये न्यूट्रल हाइड्राइड होता है। बेसिक नेचर इज ड्यू टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, अब ये बताए थे, और ये क्वेश्चन पूछा भी था IIT में। NH3BF3 क्या करता है, ये अपना लोन पेयर इसको देता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, 1:1 के रेशियो में है, तो 1:1 के रेशियो में है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो हाइब्रिडेशन चेंज करता है। तो इससे हमको अभी कोई बहस नहीं है, अभी आपको बहस किससे है, ये कहां से आ गया, चलिए
ठीक है, इससे हमको कोई बहस नहीं होता है। अब देख लीजिएगा इंपॉर्टेंट व्यू क्या है। अमोनिया जो है H+ लेके अमोनियम आयन बनाएगा। देख लीजिए ये भी प्रोटोनेटेड हो सकता है, इसमें भी प्रोटॉन सकता है, तो NH3 जो है वो NH4+ की अवस्था में आपको दिख सकता है। उसी तरह से PH3 जो है वो PH4+ की अवस्था में दिख सकता है। बट NH4+ इज मोर स्टेबल देन क्या, PH4+। ध्यान रखना है, NH4+ ज्यादा स्टेबल होता है किससे, PH4+ से। आई होप कि यहां तक आप लोग क्लियर हुआ होगा।